हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाले अवरोध की बात करने वाले हैं कि जो अमेरिकी वर्चस्व है उसके रास्ते में आने वाले कौन कौन सी वो रुकावट हैं जिस वजह से उसको उसके वर्चस्व को दिक्कत हो सकती है। तो बच्चों, जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल पर वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक एक पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ईजी है, सब चीज़ें हो जाएंगी, आप आराम से समझना। जिसको भी दिक्कत हो वो वीडियो को पीछे करके दोबारा से सुन ले, समझ ले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट आएगा इसमें आएगा संस्थागत बनावट। संस्थागत बनावट, संस्था क्या होती है? संस्था होती है जैसे हमारे यहाँ पर है ना पार्लियामेंट, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ पे। तो जितनी भी संस्थाएं होती है उसकी बनावट से यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो जान लेते हैं फटाफट। अमेरिका की संस्थागत बनावट उसके वर्चस्व के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, यानी जो उसकी संस्थाएं हैं ना, उसकी संस्था की जो बनावट है वही सबसे बड़ी बाधा है किसके? अमेरिकी वर्चस्व के सामने। अमेरिका में शक्ति शासन के 3 अंगों के बीच में बटी हुई है, यानी अमेरिकी जो शक्तियां हैं ना, अमेरिका की जो शक्तियां उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। इसी वजह से कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति को पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता, और इसी रीजन्स में जो सैन्य शक्ति होती है वो कार्यपालिका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाती है। तो ये थी तुम्हारी पहली चीज़, ठीक है। अब दूसरी जान लो। दूसरी है अमेरिकी समाज। अमेरिकी समाज में कैसे? अमेरिका समाज यानी अमेरिका के लोग शिक्षित एवं जागरूक है, यानी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पब्लिक है वो शिक्षित और जागरूक है। इसी वजह से वह अमेरिका द्वारा सैन्य शक्तियों के गलत प्रयोग का विरोध कर अमेरिका की मनमानियों को रोक सकते हैं। यानी देखो, जहाँ की पब्लिक जागरूक होगी, शिक्षित होगी, उसको पता होगा कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या सही कर सकती है और क्या गलत कर सकती है। तो जब अमेरिका कुछ ऐसा गलत काम करने, अपने मनमानी दिखाने की कोशिश करता है, तो वहाँ की जो समाज है वो विरोध करने लग जाती है, जिस वजह से अमेरिका वो कार्य नहीं कर पाता है, वो विफल हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा है नाटो। तीसरा क्या है बच्चों? नाटो। नाटो अमेरिका का संगठन है। इस संगठन के साथ अमेरिका के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। आर्थिक यानी पैसों से, ठीक है। तो नाटो जो है वो अमेरिका क्या है? एक संगठन है, इसको शीत युद्ध के टाइम पर बनाया गया था। इस संगठन के साथ अमेरिका के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। इस वजह से इस संगठन के साथ अमेरिका को कुछ गलत करने से रोक सकते हैं, और इसी चीज़ के साथ अमेरिका को ना कुछ गलत करने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, और अमेरिका वर्चस्व पर लगाम लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे 3 पॉइंट जो थे अमेरिका के आने वाले अवरोध। सारा कुछ समझ आ गया। आगे है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, यानी जो अमेरिकी वर्चस्व है उसकी जो मनमानी है, उसकी जो ताकत, उसकी जो पावर्स है, उससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो देखो, पहला है बैंड बैगन की नीति। पहला क्या है बच्चों? बैंड बैगन की नीति। अब ये नीति कौन सी है वो जान लो। देखो, ये नीति होती है, बैंड बैगन का मतलब होता है कि जिधर की तरफ ही हवा चले उधर की तरफ ही अभी अमेरिका का वर्चस्व है, तो उसके साथ रहो और उसके वर्चस्व का फ़ायदा उठाओ। यानी कहने का मतलब है भाई, हम जिस तरह की तरफ हवा बढ़े ना उधर की तरफ आप चलते रहो, उसका विरोध मत करो, उसका फ़ायदा उठाओ। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा आजकल दुनिया में होता भी क्या है, अगर कोई किसी के मित्र है, उसके पास पैसा होता है, तो लोग हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, खर्चा वर्चा पूरा करवाते हैं, परंतु जैसे उसका पैसा ख़त्म हो जाता है इसको छोड़ देते हैं। तो सेम यही होता है बैंड बैगन की नीति में, कि भाई आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, उसके साथ साथ चलो, जब तक वो है उसका फ़ायदा उठाते रहो। तो इससे हम क्या हो सकते हैं? अमेरिका के वर्चस्व से निपट सकते हैं, ठीक है। अगली बात है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से छूपना। अगली बात है, अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से छुपना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से छुप जाना भी वर्चस्व के बचने का एक तरीका हो सकता है, यानी कि खुद को अमेरिका से इतना दूर कर लो कि किसी कार्य का आप पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। यह नीति छोटे देश के लिए अच्छी हो सकती है, पर भारत जैसे बड़े देश के लिए ऐसा करना लगभग असंभव है। यानी कहने का मतलब यह है, कोई आप अगर आप छोटे देश हो तो आप कोई भी कार्य करोगे तो जल्दी किसी को पता नहीं चलेगा, परंतु आप बड़े अगर कोई देश हो, आपको छोटा सा भी कोई कार्य करोगे तो तुरंत सारे देशों को पता चल जाएगा। तो ये जो नीति है ये छोटे देश के लिए लागू होता है कि आप अगर छोटे देश हो तो छुप छुपा के आप रह सकते हो, जिससे आपको अमेरिका का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत, रूस और चीन का गठबंधन। बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारत, रूस और चीन गठबंधन बनाकर अमेरिका की शक्ति को संतुलन कर सकते हैं, पर इस गठबंधन का बनना असंभव नहीं है लगता, क्योंकि इन तीनों देशों के बीच वर्तमान में कोई सहयोग नहीं है। अब देखो, कहने का मतलब ये है, कुछ विद्वान हैं, कुछ ज्ञानी लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि अगर भारत, रूस, चीन गठबंधन बना ले तो अमेरिका की शक्तियों को संतुलन कर सकते हैं, जैसे कि यूएसएसआर ने किया था। वैसे ही अगर 3 देश मिल जाती है तो उसके शक्ति को संतुलन कर सकती है, पर इस गठबंधन का बनना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन तीनों के बीच में कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी सहयोग नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ बिल्कुल भी
रॉन्ग है, अब इस पे कोई बात नहीं है, ठीक है। अब है बहु वृद्धजीवियों का गठबंधन। अगला पॉइंट है वृद्धजीवियों का गठबंधन। मीडिया के लोग, अमेरिका के नागरिक और वृद्धजीवियों को लेकर एक गठबंधन बनाया जा सकता है जो कि अमेरिका की नीतियों की समीक्षा करे, उसके सही फैसले का समर्थन एवं उसके गलत फैसलों का विरोध कर सके। अब देखो, वृद्धजीवियों का हमें एक गठबंधन बनाना चाहिए, जैसे कि मीडिया के लोग हो, अमेरिका के कुछ नागरिक हो और वृद्धजीवी यानी कुछ बूढ़े लोग हो, उनके साथ एक गठबंधन बनाना चाहिए और अमेरिका की नीति की समीक्षा करना चाहिए। समीक्षा यानी जांच की ना करना चाहिए और उसके फैसलों का समर्थन एवं उसके गलत फैसलों का विरोध करना चाहिए। तो ये था वृद्धजीवियों का गठबंधन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। जिसको नहीं समझ आ रही है और पीछे करके देखो, सबको समझ आ जाएगा। अब हम आगे जानेंगे भारत और अमेरिका के संबंध, यानी भारत और अमेरिका के कैसे संबंध है वो जानते हैं। तो भारत और सोवियत संघ के बीच में नज़दीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से ही खराब रहे हैं। यानी हमारा अगर सोवियत संघ नज़दीक था तो यानी हमारा बातचीत इससे होगा, अमेरिका तो दूर है, तो इस वजह से हमारे और अमेरिका के संबंध में पहले से ख़राब थे, ठीक है। पर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया। पर जैसे 1991 में कौन ख़त्म हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, ख़त्म हो गया, तो हमारे संबंध में सुधार आने लगे और वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यानी शुरू में हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, परंतु 1991 में जैसे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसी टाइम पे हमारे जो संबंध है उसमें सुधार आना स्टार्ट हो जाता है और आज के टाइम पे हमारे संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, ठीक है। भारत है और अमेरिका, उसके संबंध में क्या क्या विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं। तो भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात का 65% अमेरिका है। भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद का लगभग 65% से ज़्यादा हिस्सा अमेरिका का निर्यात किया जाता है। यानी हमारे हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, उसमें 65% हिस्से किसकी होती है, अमेरिका की होती है। अमेरिकी कंपनी बोइंग के 35% कर्मचारी भारतीय हैं। अमेरिका की विमान कंपनी बोइंग में लगभग 35% अधिकतर कर्मचारी भारतीय हैं। यानी जो बोइंग जो कंपनी है ना, विमान कंपनी अमेरिकन की, उसमें 35% जो लोग हैं ना वो इंडियन काम करते हैं। 3 लाख से ज़्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत। अमेरिका का IT हम कहे जाने वाले सिलिकॉन वैली में 3 लाख से ज़्यादा अधिक भारतीय कर्मचारी कार्यरत है। वहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, हमारे कार्य कर रहे हैं सिलिकॉन वैली के अंदर जो IT कंपनी है। अमेरिकन कंपनी में भारतीयों का अत्यधिक योगदान। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी में भारतीयों का मुख्य योगदान रहता है, ठीक है। गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें हमारे भारत का कौन था, बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। तो ये सारे हमारे फ्रेंडशिप है जो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इसका यहीं पर हम एंड करते हैं, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कल मैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लेके आऊँगा, कल से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। जिसको वीडियो नहीं पसंद आई वो वीडियो को पीछे कर लेना, सब कुछ इजी है, समझ जाओगे बहुत इजी वे में। जिसको ना समझ आए कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।